हेलो मेरे बच्चों, मैं दिख रही हूँ क्या सबको? नहीं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्यूटीज, मेरे बिडू लोगो। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। इस सेशन के बाद और अच्छा वेल करोगे। वाई? बिकॉज एक ऐसा चैप्टर है जिसने क्लास 10th के बच्चों को डरा के रखा है। आई नो ट्रिग्नोमेट्री तो है ही, वो तो बेचारों को बिल्कुल परेशान कर ही देती है, उसको भी अपन कर देंगे। बट एक ट्राइंगल एक चैप्टर है ज्योमेट्री का, उसने ना मेरे बच्चों को भयभीत कर दिया, मेरे बिडू लोगों को। तो हमने सोचा काहे नहीं हम इसका डर खत्म करके जाएं, और कम से कम समय में इस चैप्टर को मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर का जो आपका सेशन होगा वो बूस्टर वन शॉट है। ये मतलब कम से कम समय में इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। कुछ चंद मिनटों का ये चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक चीज। दो पार्ट में चैप्टर है। सिमिलैरिटी क्या होती है भाई, सिमिलैरिटी और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी एंड बीपीटी थ्योरम पर बस 2 पार्ट में चैप्टर है। और चैप्टर का अब लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल का मीनिंग तो पता होना चाहिए हमारे क्यूटीज। व्हाट इज ट्राइंगल? एक 3 साइड का फिगर, कैसा? क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन का सबसे पहला बच्चा जिसकी 3 साइड होगी, 3 एंगल्स होंगे और 3 ही वर्टिसेस होगी। 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स। और इसी वजह से इसके आगे 6 बच्चे हुए। साइड्स के बेसिस पे 3 बच्चे और एंगल्स के बेसिस पे इसके 3 बच्चे, दैट इज इसके टाइप्स। अच्छा, अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि जो ये अंदर के एंगल्स होते हैं, अंदर के सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब अगर मैं कहूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मेरे क्यूटीज कितना होगा? 180 डिग्री। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दिस वाज ऑल अबाउट ट्राइंगल। अब हमने 9th क्लास में भी ट्राइंगल पढ़ा। मैम 9th और 10th के ट्राइंगल्स में क्या फर्क है? 10th के ट्राइंगल और 9th के ट्राइंगल में फर्क है कि 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, जो 7वीं में भी पढ़ा था। 10th में सिमिलैरिटी आ गया। मैम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या फर्क है? तो एक काम करते हैं, दोनों को अगर डिफरेंशिएट करके आपको टीचर कोई पढ़ा दे तो बल्ले बल्ले हो जाए। तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी इफ आई आस्क यू? सिंपल सटीक बात, आप कमेंट में आंसर करिए, वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको। भाई देखो, जब जब कॉन्ग्रुएंसी की बात आएगी तो उसका दूसरा नाम होता है एग्जैक्टली इक्वल। अगर मैं एक और शिखा मैम यहाँ लाके खड़ी कर दूं, ये एक हाथ है दूसरे को ओवरलैप कर पा रहा है, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। एग्जैक्टली इक्वल मतलब सिर्फ शेप ही नहीं इक्वल है, साइज भी इक्वल है। तो जब जब किसी 2 फिगर्स में शेप के साथ साइज भी इक्वल हो जाए, शेप और साइज दोनों हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे आप ये देखो, ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, पर इसके सारे एंगल्स के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, और सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। तो 6 की 6 चीजें इक्वल है। लेकिन फिर सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है टीचर जी? सिमिलैरिटी कहता है मेरे लिए सिर्फ शेप सेम होना चाहिए। अगर ये ट्राइंगल है, बस इतना ही काफी है। साइज बड़ा हो छोटा हो डजंट मैटर। तो ये तो और छोटी चीज हो गई, ये तो और बढ़िया हो गई आपके लिए। इसीलिए 10th का ट्राइंगल और इजी हो गया। इसमें क्या ही है, इसमें सिर्फ शेप का क्राइटेरिया चलता है, साइज इज नॉट नेसेसरी। साइज अगर हो भी रहा इक्वल तो वैसा ही है। इसका मतलब दुनिया का हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर तो होगा ही होगा, लेकिन हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ना हो हमें नहीं पता। अब जैसे देखो, ये सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ये देख लीजिए, ये सिमिलर है क्योंकि शेप सेम है, साइज बड़ा छोटा डजंट मैटर। ये भी देखेंगे सिमिलर है क्योंकि एक बड़ू एक छोटू है, ये भी सिमिलर है। अब यहीं पर मैं एक सर्कल और एक स्क्वायर बना दूं तो ये सिमिलर नहीं है, शेप ही अलग हो गया ना यार भैया जी। शेप ही अलग हो गया। अब तो आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलैरिटी ठीक है देखने से हो गई, लेकिन अदालत क्या मांगती है? अदालत प्रूफ मांगती है। हमारी अदालत प्रूफ मांगती। प्रूफ किस नाम का, किस बात का प्रूफ? कि भैया जी आप प्रूफ करके, भाई मैथ्स में प्रूफ पे सारा गेम चलता है, इसलिए थ्योरम चलती है, प्रूफ करके दिखाओ, है ना भाई। तो प्रूफ कैसे करके दिखाएंगे? तो आपको जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल जाते हैं तो 6 चीजें लिखनी पड़ेगी। 6 चीजें अगर आप लिख रहे हैं तो आपके ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और ये सिमिलैरिटी का साइन होता है लेटा हुआ एस आराम फरमा रहा होता है। तो भैया जी क्या 6 क्राइटेरियाज या 6 चीजों पे हम ट्राइंगल को, इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं? या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए पी के इक्वल हो जाए, मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तीनों के इक्वल हो जाए, तो 3 चीजें तो ये हो जाएगी। तो बची हुई और 3 चीजें, साइड्स को इक्वल कर दो। नहीं, अगर साइड्स इक्वल हो जाएगी तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा। फिर सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क हुआ? इसमें क्या फर्क आता है? इसमें हम साइड्स को इक्वल नहीं करते। साइड्स के जो रेशियोज होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होते हैं
उन्हें इक्वल करते हैं। और जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो उसके लिए एक वर्ड होता है प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब इसमें दो चीजें चलती है, इसमें हम तीन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को तो इक्वल करते हैं और बची हुई तीन साइड्स के, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को प्रोपोर्शनल प्रूव करते हैं, मतलब उनके रेशियोज को इक्वल प्रूव करते हैं। आप इधर देख सकते हैं एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर का जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। मतलब इसका अगर रेशियो करने पे हाफ आ रहा है, इसका भी हाफ आ रहा है और इसका भी हाफ आया तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, क्योंकि तीनों के रेशियो सेम आ रहे हैं, मतलब प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। मतलब एक का 1/2, एक का 1/3, एक का 1/5 आ गया तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, इसका मतलब सिमिलर नहीं होंगे। लेकिन एक चीज बताओ, फिर से वही कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज आ गई, छह चीजें करने बैठोगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको तीन चीजों में तोड़ दिया। इस बार और आसान, 3 के बजाय 2 में भी तोड़ दिया कि आप कोई भी 2 चीजें प्रूव कर दे और कोई भी 3 चीजें, बस कंडीशन है अगर आप जैसे कि 9th के कॉन्ग्रुएंसी में एंगल क्राइटेरिया था ही नहीं, लेकिन 10th में सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं और सिमिलैरिटी में एंगल क्राइटेरिया एग्जिस्ट करेगा। और वो कहते हैं बेशक तुम्हारे पास एंगल नहीं है, 3 एंगल नहीं है, अगर तुम 2 भी कर पा रहे हो, 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दो बस, तब भी ट्राइंगल सिमिलर है। अबे बल्ले बल्ले हो गए यार, हैं? या तीनों साइड के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशियोज को इक्वल कर दो तीनों के, तो साइड, या 2 साइड और बीच का एक एंगल, 2 साइड्स का रेशियोज और बीच का एंगल बीच में होना चाहिए। अब आप एक को समझो कि या तो अब देखो इधर एंगल ए को, अगर इसके क्राइटेरिया के एंगल ए पी के इक्वल हो गया और बी क्यू के इक्वल होगा, 2 एंगल में काम हो गया सिमिलर, 2 एंगल हो गए, आपको मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग। 2 दिखते ही आप सिमिलर कर दो, किससे? एंगल से। 3 अगर दिख भी रहा है तो लिख दो, अगर दिख रहा है तो लिखोगे जरूर एंगल क्राइटेरिया। अगर आपको 2 है ना, तीसरा नहीं दिख रहा तो 2 में भी काम हो जाएगा आपका। अब साइड क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आपको तीनों साइड्स का रेशियोज इक्वल होना चाहिए। मतलब वही चीज कि ए बी, मतलब तीनों होनी चाहिए साइड्स। फिर अगर 2 साइड आती है मान लीजिए, तो फिर साथ में एक एंगल आना चाहिए और वो एंगल भी वही होना चाहिए जो बीच में आना चाहिए। मतलब अगर ए बी और पी क्यू का रेशियो और बी सी और क्यू आर का है तो एंगल बी और क्यू ही होना चाहिए। मान लो मैंने बोला नहीं, मैं ए सी और पी आर और बी सी और क्यू आर लूंगी, तो फिर एंगल कौन सा होना चाहिए? क्यू और आर होना चाहिए, मतलब सी और आर होना चाहिए, एंगल बीच में ही होना चाहिए। ये इनकी कंडीशन है, साइड एंगल बीच में। इनके अलावा कोई क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको यही 4 क्राइटेरियाज पढ़ने हैं और इसी के बेस पे बल्ले हैं। अब इन क्राइटेरियाज पे अगर हम 1-2 क्वेश्चंस कर ले, दोनों क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, बल्ले आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, एक क्वेश्चन क्या है, बोला है पता करो कि ये सिमिलर है कि नहीं। आपको दिख रहा है एंगल्स का कोई लेना देना नहीं है, इसमें कई एंगल्स लिखे ही नहीं है, तो आप साइड्स के रेशियोज निकालते हैं, काम करते हैं। अब आप देखोगे यार मैं ए बी अपॉन पी क्यू करता हूं या करती हूं तो दिक्कत हो रही है। आप देखो ना, 2 का साथी 4 दिख रहा है, यहाँ पे हाफ आ रहा है, 3 का साथी 6 दिख रहा है, यहाँ पे हाफ आ रहा है, 2.5 का साथी 5 दिख रहा है, यहाँ पे हाफ आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इनके जोड़े बनाऊं तो मुझे सब में हाफ मिलने की गुंजाइश है, चाहे उल्टा सीधा है, नाम मैं लिख लूंगी। ऐसा करें तो एक काम करते हैं, 2 का साथी 4 है तो मतलब मैं ए बी अपॉन क्यू आर का रेशियो निकालती हूँ। अगर मैंने ए बी अपॉन क्यू आर का 2/4 1/2 आया, रेशियो काट के भाई, रेशियो काट के 1/2 आया। ऐसे ही मैंने ए सी अपॉन क्यू आर पी क्यू का निकाला तो ए सी अपॉन पी क्यू का निकाला तो 3/6 1/2 आया। ऐसे बी सी अपॉन पी आर का निकाला तो 2.5 अपॉन 1/5, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों 1/2 आ गए। मतलब तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल आ गए, मतलब ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब लिखेंगे कैसे? लिखने में गलती नहीं, बच्चा क्या करेगा, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, गलत। अब यहाँ पे नाम में फर्क होगा। अब नाम में इसलिए फर्क होगा बेटा, इधर देखो, एबीसी तो एज इट इज रहेगा, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू आर है ना बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, इसमें नाम का बहुत बड़ा रोल है, तो क्यू आर आएगा। ये इस क्वेश्चन के माध्यम से मुझे टॉपिक पढ़ाना था कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यू आर। ऐसे बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होना चाहिए? पी आर, तो देखो आरपी आ गया। एसी के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू आना चाहिए तो पी क्यू आ गया, या क्यू पी आ गया, बात एक हो गई, तो ये नाम आएगा। अच्छा, किस क्राइटेरिया से इक्वल है भाई? तीनों साइड्स इक्वल है, तो साइड क्राइटेरिया से एक चीज लिखनी है। अगर आपको एक और क्वेश्चन आ जाए, अब सुनना, एक क्वेश्चन रीड करते, इसको समझिएगा, ठीक है? सेम कॉन्ग्रुएंसी जैसा चैप्टर है, और ज्यादा आसान है, उसमें तो 4-4 5-5 क्राइटेरिया थे, आरएचएस भी था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 10th में तो ज्योमेट्री कुछ है ही नहीं।
अब बात करते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन द गिवन फिगर ई इज अ पॉइंट, ई एक पॉइंट है जो कि थोड़ा सा बीसी को प्रोड्यूस करा तो पहुंचा है वहां तक ई। फिर बोला है जिसमें ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या खासियत होती है, उसकी जो भी दो साइड्स होंगी वो इक्वल होगी, जो कि इन्होंने दे दिया है कि भाई ए बी और ए सी गिवन है। इसका मतलब आपको एक चीज तो गिवन हो गई कि ए बी और ए सी इक्वल है। दूसरा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, EF इज परपेंडिकुलर टू EC, मतलब ये परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर का चड्डी बड्डी यार कौन होता है, 90। तो आपको ये भी दो चीजें हो गई, तो इससे आपको पता चल गया कि ये एंगल और ये एंगल तो 90 होगा ही। कौन कौन से 4 एंगल 90 हो गए भाई, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये सारे 90 हो गए। ये सब चीजें आपको गिवन हो गई। प्रूफ क्या करना है, आपको बोला है ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, अब अपन इसको थोड़ा सा कलर करते हैं। जो ट्राइंगल आपका ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल EFC मतलब ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, क्या करना है, अरे सिमिलर करना है। अगर दो एंगल्स भी मिल रहे हैं तो काम हो जाएगा। जिसमें से आपको पता है, आप सुनना, अब आपको पता है इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल है, तो इससे एंगल B और C इक्वल हो गया। समझना ध्यान से। इससे अगर किसी भी आइसोसेलेस थ्योरम, 9th क्लास की आइसोसेलेस थ्योरम लग रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइसोसेलेस थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है उसमें दो साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो B और C इक्वल हो गए। सुनना ध्यान से। अब आपको पता है मुझे ये वाला ट्राइंगल यूज करना है। इस ट्राइंगल का B और इस ट्राइंगल का C इक्वल है, और इस ट्राइंगल में ये D है और इस ट्राइंगल में F 90 हो गया। तो एंगल क्राइटेरिया से हो गया ना। इधर देखिए भाई, गिवन मुझे पता है कि भाई AB इज इक्वल टू AC, उसकी वजह से एंगल B और C आइसोसेलेस थ्योरम से इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, यूज कैसे करेंगे अब हम इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे अगर, तो इस ट्राइंगल के अंदर जो B है वो इस ट्राइंगल के C के इक्वल आ गया। एक चीज तो ये लिख दी कि B इक्वल्स टू C फ्रॉम फर्स्ट। दूसरा, इस ट्राइंगल के अंदर D 90 डिग्री बना रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है AD, और इस ट्राइंगल के अंदर F भी 90 डिग्री बना रहा है, तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल, क्योंकि दो एंगल तो एंगल क्राइटेरिया से सिंपल। अब आते हैं थ्योरम पर। अब बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को अगर मैं आपको एक डिफरेंशिएट के फॉर्मूले से पढ़ा दूं, डिफरेंशिएट करके पढ़ा दूं, तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अरे कैसन टीचर जी, अब देखिएगा इधर। बीपीटी सिस्टम, बिल्कुल सिस्टम एक सिंपल समझाती हूँ मैं आपको, है ना, इसका सिस्टम समझाती हूँ। बीपीटी चलती है रेशियोज पर, प्रोपोर्शनैलिटी पर, कि रेशियोज का साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो भी साइड्स के रेशियोज इक्वल होना, और पैरेलल पर। पैरेलल वर्ड आ जाए अगर तो समझ जाओ, कहीं पे भी किसी ट्राइंगल में पैरेलल वर्ड आ जाए, मैं कह रही हूँ बीपीटी लगाने का और कन्वर्स लगाने का तरीका, पैरेलल वर्ड आ जाए तो आप समझ जाओ कहीं ना कहीं बीपीटी या कन्वर्स लगेगी। अब पता कैसे लगाएं, तो पहले बीपीटी और कन्वर्स बताती हूं उनके डिफरेंशिएट करके, फिर ये भी बताऊंगी कि कन्वर्स कब लगाना और बीपीटी कब लगाना है। सुनना, ट्रिक और हैक बताऊंगी, सुनना। और इस पर अलग से वीडियो भी बोलोगे तो बना दूंगी अलग से, और लाइव भी ले आएंगे आपके। सुनना, ये ऐसा कहती है बीपीटी थ्योरम कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड किसी थर्ड साइड के पैरेलल है, एक साइड कोई भी अलग से बाहर की आई हुई साइड उसी ट्राइंगल के किसी थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो उसको इक्वल रेशियोज में बांटेगी। इक्वल रेशियोज मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल हो जाएंगे। और ये इसके कन्वर्स कहती है। कन्वर्स कहती है कि अगर रेशियोज इक्वल होंगे, कि अगर AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल है, अगर रेशियोज इक्वल है, तो वो थर्ड जिस वजह से वो रेशियोज इक्वल हो रहे, जिस लाइन से जुड़ के, वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो मतलब डिफरेंस यही है कि बीपीटी कहती है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, थेल्स थ्योरम होता है। ये भी बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे को बीपीटी थ्योरम टीचर पढ़ा देते, प्रूफ पढ़ा देते, वो जाके एग्जाम में थेल्स थ्योरम आती है, बच्चा बोलता थेल्स तो पढ़ाया नहीं टीचर में, टीचर ने ब्लेम करते, अरे थेल्स ही तो बीपीटी है। इसलिए मैं लिख कर लाई हूँ स्पेशली आपके लिए। अब समझो थेल्स और बीपीटी और कॉन्वर्स के बीच का डिफरेंस, है ना भाई। बीपीटी कहती है कि अगर रेशियोज इक्वल गिवन है तो आप पैरेलल कर दो, और कॉन्वर्स क्या कहती है, अगर, है ना भाई, सॉरी, बीपीटी क्या कहती है कि अगर पैरेलल है तो आप रेशियोज इक्वल कर दो। गेटिंग माय पॉइंट। और कन्वर्स क्या कहती है कि रेशियोज इक्वल है तो आप पैरेलल कर दो, बात खत्म। अब इधर देखो, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल गिवन है तो रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, अगर एक लाइन दूसरी से जुड़ के बन के तीसरे के पैरेलल हो रही है तो उसको सेम रेशियोज में बांटेगी, बस ये सीधी बात, नो बकवास। और कन्वर्स क्या कहती है, इधर देखिएगा, कि अगर कोई दो लाइन सेम रेशियोज में बांट रही है, वहां पे
सेम रेशियोज में बांट रही है तो वो उसके पैरेलल होगी, मतलब वहाँ पैरेलल से सेम रेशियोज होता है, रेशियो से पैरेलल है। अच्छा, आप पता कैसे करोगे कि भाई कॉन्वर्स लगाना है? अगर आपको पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगेगी, अगर आपको रेशियोज इक्वल गिवन है तो कॉन्वर्स लगेगी। उल्टा, अगर आपको कहीं पे भी रेशियोज इक्वल करने की जरूरत पड़ रही है कि यार यहाँ मुझे रेशियोज इक्वल करने और पैरेलल भी गिवन है, तो समझ जाओ बीपीटी लगेगी, क्योंकि रेशियोज इक्वल करने पड़ते हैं उसमें और पैरेलल उसमें गिवन होगा ही होगा, तभी बीपीटी लगेगी। कि बीपीटी कहती पैरेलल होगा तभी आप रेशियोज इक्वल करोगे। और दूसरा क्या कहेगा, अगर आपको पैरेलल कहीं ना कहीं पैरेलल का कोई कंसेप्ट यूज करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज करने, ऑल्टरनेट यूज करना है, पैरेलल करना है, तो समझ जाओ कॉन्वर्स लगेगी। और कहीं पे अगर आपके रेशियोज इक्वल गिवन है तब भी कॉन्वर्स लगेगी। तो सिस्टम बिल्कुल एक सिस्टम में आपको समझ में आ गया होगा दोनों का। तो देख लीजिए कि अगर रेशियोज इक्वल है तो पैरेलल है, और अगर इधर पैरेलल है कि अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो रेशियोज इक्वल होंगे। बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। इस पे क्वेश्चन करते हैं बीपीटी पे। अब देखो पता कैसे लगाएंगे बीपीटी के कन्वर्स पे। इफ इन द फिगर डीई इज पैरेलल, अब पैरेलल गिवन है तो रेशियोज इक्वल होंगे, पैरेलल गिवन हो गया तो रेशियोज मतलब बीपीटी लगेगी। तो यहाँ बीपीटी क्या लगेगी कि अगर डी बीसी के पैरेलल है तो इनके रेशियोज इक्वल होंगे, जिसमें से ईसी निकालने के लिए बोला है, मतलब एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी इक्वल हो जाएगा। तो भाई इसमें सब तो गिवन है भाई, देख लो अगर इक्वल है तो भाई बीपीटी थ्योरम लेको लग रही है क्योंकि पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल हो गए। तो एडी की जगह 1.5, डीबी की जगह 3, इसकी जगह 1 अपॉन ईसी की जगह ईसी की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई यार, बच्चे को आता है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ईसी, भाई ईसी उधर चले गया, 1.5 इधर आपके डिवाइड में आ गया, पूरा आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ईसी की वैल्यू 2 आ गई यार, सीधा बीपीटी थ्योरम से लगेगी। तो आपको जैसे बोलते रेशियोज इक्वल करने आप, और आपको समझ रहा है पैरेलल भी गिवन है, बीपीटी लगेगी। हाँ, सिर्फ रेशियोज इक्वल करने पैरेलल गिवन नहीं है तो सिमिलरिटी लग सकती है। फिर अब पैरेलल गिवन ही नहीं है, बीपीटी कैसे लगाओगे जब तक पैरेलल का कोई फंडा ही नहीं आया? तो ऐसा नहीं कहीं पे भी बीपीटी लगा दोगे। जहाँ पैरेलल वर्ड आ रहा है ना, वह देखना कि पैरेलल करने की जरूरत पड़ रही है तो ही कन्वर्स या बीपीटी लगेगी, ध्यान रखिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क का। कैसे करेंगे? इस लेक्चर के एंड में इस लेक्चर के क्वेश्चंस को वापस करना और तीसरी बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ये वर्टिकल पोल वाला है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, कॉपी में और बुक में बनावा नहीं दिया है मैंने, हेल्प के लिए आपके लिए बना दिया है। आप यही ऐसा इसका डायग्राम बनेगा, इसको ट्राई करिएगा। बाई चांस डाउट आता है आप कमेंट में लिखिएगा, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होमवर्क में इसलिए दिया है क्योंकि अगर मैं आपको सभी पढ़ा दूंगी तो फिर आप क्या करेंगे? स्पून फीडिंग चल नहीं रही है। दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन। स्टिल किसी को कोई डाउट हो, यू कैन रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। एनीबडी, कोई बच्चा मेरे लिए अपने कोई भेदभाव नहीं इस चीज में। दूसरा, आपको कौन से चैप्टर का ऐसे कंसेप्ट बूस्टर, या कह लो कौन से चैप्टर का ऐसे बूस्टर वन शॉट चाहिए, कौन से चैप्टर का चाहिए बूस्टर वन शॉट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट आपके लिए वही लाएंगे। आप बोलेंगे ट्रिग्नो, आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप बोलेंगे एपी, आप बोलेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम, सब आपके लिए तैयार है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। चकदे पट्टे, जय हिंद, जय भारत।